नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या रहा, इसमें कौन सी पार्टी ने बहुमत हासिल की और कौन सी पार्टी के द्वारा कितनी सीट पे विजय हासिल की गई, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, जैसा आपको पता है कि यह लोकसभा का जो चुनाव हुआ, ये 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। कौन सी नंबर का? तो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और इसका परिणाम इस तरह से दिया गया कि आपने देखा कि इसका घोषणा और आचार संहिता कब लागू होती है। तो 16 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है, इसकी डेट अनाउंस की जाती है कि कब इलेक्शन होगा। और इसमें जो चुनाव की घोषणा की जाती है उसके बाद आदर्श आचार संहिता भी लागू की जाती है और 19 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरण में, भारत के अलग अलग भागों में 7 चरण में इसका चुनाव होता है। कितने चरण में? तो याद रखना है, 7 चरण में इसका चुनाव होता है, जो 19 अप्रैल से लेकर 1 जून को यह चुनाव हुआ है 7 चरण में। और आपको बता दें कि इसका परिणाम कब आता है। तो जैसा आपको पता है 4 जून 2024 को इसका परिणाम आता है। और इसमें देख सकते किसी भी पार्टी को स्पष्ट रूप से बहुमत हासिल नहीं होती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य घटक दल हो। तो इसमें किसी का भी इस तरह से बहुमत हासिल नहीं होता है। हालांकि सरकार बनाने में सफल रूप से आगे आती है कौन? तो एनडीए गठबंधन, क्या तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी के लेड है। यहां देख सकते हैं बीजेपी की पार्टी के द्वारा कितनी सीट जीती गई। तो इसमें 240 सीटों की संख्या इसमें जीती गई है। टोटल 543 में कितना? तो 243 सीट जीती गई। वही वोटों का परसेंटेज की बात करें तो 36.56%, 36.56% इसका वोटिंग परसेंटेज रहा बीजेपी का। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इसमें टोटल सीटों की संख्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जीती गई 99 और यह वोटिंग परसेंटेज की बात करें 21.19% रही। वहीं समाजवादी पार्टी यानी सपा की बात करें तो इसमें 37 सीटों की संख्या 37 रही और 4.58% इसका वोट का परसेंटेज रहा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो इसमें 29 सीट इसके द्वारा जीती गई, 29 सीट, और ये 4.37% क्या? तो इसमें वोट परसेंटेज को हासिल किया है। वहीं द्रविड़ मुनेत्र कसगम यानी डीएमके की बात करें तो इसने 22 सीट जीता है। कितना? 22 सीट जीता। जबकि टीडीपी की बात करें तो इसने 16 सीट जीती। वहीं जनता दल यूनाइटेड की बात कर ले तो ये 12 सीट है जो जीतने में सफल रही। और मुख्य रूप से बिहार में यह नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू, यह है जो चुनाव में 12 सीट जीती थी। और इस तरह से देख सकते हैं कि टोटल बहुमत की बात करें तो बीजेपी का पूर्ण बहुमत तो हासिल नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी अन्य घटक दलों के साथ जैसे जेडीयू हो गया, टीडीपी हो गया, इसके सहयोग से इस तरह से क्या सरकार बनाने में सफल होती है। तो कुल मतदान की बात करें तो 65.79%, क्या तो 65.79% टोटल वोटिंग परसेंटेज रहा। वहीं इसमें डाक मत को, जो पोस्टल बैलेट है, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। उसके अलावा ये 65.79% टोटल मतदान हुआ है। वहीं लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% है जो मतदान हुआ। उसके बाद असम 81%, यानी दूसरे स्थान पे कौन रहा? असम रहा, जिसमें 81% रहा, जिसमें लक्षद्वीप है जो पहले स्थान पे रहा और उसके बाद असम दूसरे स्थान पे, जहां पे वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा देखने को मिला है। वहीं सबसे कम मतदान कहां पे हुआ है? तो बिहार में मात्र 56.19% है जो इसमें वोटिंग परसेंटेज है जो दर्ज की गई। कहां पे? बिहार में। और जम्मू और कश्मीर में यह 56.58% था, 56.8% जम्मू और कश्मीर में। जबकि बिहार में सबसे कम क्या रहा? तो 56.19% रहा। चुने गए सांसदों की औसत आयु की बात कर ले तो कितना रहा? तो 56 वर्ष, 56 वर्ष, यानी कि देख सकते हैं कि जो सांसद लगभग चुने गए हैं ये सारे क्या हैं? तो ज्यादातर ये ओल्डर एज के हैं। और ये देख सकते हैं 56 वर्ष, यानी कि रिटायर होने की उम्र में ये क्या? तो सांसद बने हुए हैं। तो 3 सांसद इसमें 25 वर्ष के हैं। तो 3 सांसद ही मात्र ऐसे हैं जो युवा हैं और मात्र 25 वर्ष के हैं। जो लोकसभा के जो न्यूनतम उम्र होती है वो 25 वर्ष की होती है और 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। वही राज्यसभा की सदस्यता हासिल करने के लिए कम से कम आपका उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो 3 सांसद 25 वर्ष के हैं। और सबसे उम्र दराज की बात करें, उम्र दराज सांसद की बात करें तो डीएमके के टी.आर. बालू है, यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कसगम के टी.आर. बालू, ये कितने हैं? तो 82 साल के। और अब कितने? तो 83 वर्ष के हो चुके हैं टी.आर. बालू। इसमें कुल 74 महिला इसमें क्या बनी है? तो सांसद विजयी घोषित की गई, टोटल 74 महिला। जबकि विगत यानी पिछले 17वीं लोकसभा चुनाव की बात करें 2019 में हुआ, इसमें 78 महिला सांसद है जो चुनी गई थी। उससे भी यह 4 है जो महिला कम इस बार चुनी गई है। तो यहाँ देख सकते हैं कि मात्र इसमें 74 महिला। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितनी महिला सांसद इस बार विजयी घोषित की गई 18वीं लोकसभा चुनाव में? तो ये 74 वीमेन है जो इस बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनती है लोकसभा की। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 2019 की लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद है जो मौजूदा सांसद में भी चुने गए, मौजूदा संसद में भी चुने गए, यानी कि कह सकते हैं जो ऑलरेडी पहले से भी 2019 वाले जो चुनाव में जीते थे एमपी लोकसभा के, वो फिर से है जो इसमें देख सकते हैं 216 एमपी है जो क्या फिर से चुने गए हैं, वही फिर से री इलेक्ट हुए हैं। और कई बार ऐसे होते, कई बार बहुत सारे ऐसे जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से तो बहुत सारे एमपी है जो लगातार 5 बार 6 बार 4 बार इस तरह से जीतते आते हैं। 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले भी दर्ज है, यानी कि देख सकते हैं 18वीं लोकसभा में 46% ऐसे सांसद हैं जिसपे क्रिमिनल केसेस भी दर्ज हैं, फिर भी वे चुनाव लड़ते हैं और इस तरह से चुनाव जीत भी जाते हैं। और इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद चुने गए, 24 मुस्लिम रहे और 3 बौद्ध सांसद इसमें भी रहे। तो 18वीं लोकसभा में कितने, तो 7 निर्दलीय सांसद जिसको कोई भी पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, लेकिन ये अपने दम पे चुनाव जीते हैं। इसमें 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद इसमें रहे, जिसमें पूर्णिया के जो निर्दलीय सांसद ये रहे कौन, तो यहाँ पे पप्पू रंजन भी रहे। इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हैं, जो 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद, तो यही 7 टोटल निर्दलीय रहे। इसमें पप्पू यादव भी इसमें जितने में सफल रहे पूर्णिया से। 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 ऐसे नए रिकॉर्ड भी बने। तो इंदौर लोकसभा सीट से बात करें तो इंदौर जानते हैं कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाती है और भारत का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है। हालांकि अभी चर्चा में इसलिए रहा कि वहां पे गंदे नाले की पानी पीने से कई लोग वहां बीमार हुए और कई लोग मौत भी हुई है, जिस कारण से चर्चा में भी रहा और इंदौर के ऊपर इस तरह से कटाक्ष भी किया गया और इसकी आलोचना भी की गई थी वहां के नगर निगम की। तो इस तरह से इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीति इतिहास में इस बार 3 नए रिकॉर्ड बने हैं। क्या क्या रहे, तो इसमें भाजपा के प्रत्याशी वहां के हैं जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और पिछली बार भी 10 लाख से अधिक वोट हासिल किए थे और इस बार भी 10 लाख से अधिक वोट हासिल किए, यानी कि लगातार 2 लोकसभा के चुनाव में उन्होंने क्या तो 10 लाख से अधिक वोट है जो हासिल किए। और इस बार देख सकते हैं शंकर लालवानी, जिनका जन्म होता है कहाँ, वही इंदौर में ही जन्म होता है। शंकर लालवानी के सर्वाधिक 12,26,751 वोट इनको प्राप्त हुए हैं। तो 12,26,751 वोट प्राप्त हुए और शंकर लालवानी के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी जो बहुजन समाज पार्टी के संजय सोलंकी को उन्होंने सर्वाधिक वोटों के अंतर से लगभग 11,75,092 वोटों से इन्होंने हराया है। तो इस तरह से देख सकते हैं कितना, तो इस तरह से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,674 वोट किसको मिला है, तो नोटा को भी मिला है, यानी कि नन ऑफ द एबव लिस्ट, यानी कि ऊपर जो दिए गए कैंडिडेट का लिस्ट है उसमें किसी को भी हम सिलेक्ट नहीं करते हैं। हालांकि नोटा का कोई वैल्यू उस तरह से अभी तक पार्लियामेंट्री इलेक्शन में नहीं दिया जाता है, लेकिन इसका एक मतलब ये होता है कि यहाँ पे कैंडिडेट है जो दिए गए लिस्ट से क्या तो इच्छा मतलब उस पर है क्या तो सेटिस्फाइड नहीं है, कोई और कैंडिडेट को चाहते हैं। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुए और यह अब तक के किसी भी लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में नोटा को मिले हुए सर्वाधिक मत की संख्या है। यानी देख सकते हैं कि ना तो बसपा के उम्मीदवार रहे, बसपा के उम्मीदवार को पसंद किए, ना ही तो ये क्या तो अलग पार्टी के उम्मीदवार को पसंद किए, तो इस तरह से देख सकते हैं ना ही बीजेपी को वोट दिया। तो 2,18,674 वोट नोटा को दिया गया, यानी नन ऑफ द एबव। आने वाले समय में हो सकता है कि नोटा की यदि परसेंटेज बढ़ती है और इसकी वैल्यू बनती है तो हो सकता है कि चुनाव में इसको भी एक एक्शन के रूप में लिया जा सकता है और ज्यादा हो सकता है कि लिमिट लगा जाए कि जहां भी विधानसभा या जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पे यदि नोटा की संख्या यदि 5 लाख या उसके वोटिंग परसेंटेज के अकॉर्डिंग मान ले कि 10% या 100% पे मान ले कि 20% यदि या 25% है जो क्या 1/4 कम से कम क्या तो नोटा का परसेंटेज यदि हो जाता है, वोटिंग होता है, तो उसमें उस सीट पे बाई इलेक्शन होना चाहिए या फिर से चुनाव हो सकता है। तो उस तरह से भी आगे आने वाले समय में यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यदि उसमें भी ध्यान दे तो हो सकता है। तो 2019 में गोपालगंज बिहार में नोटों का सर्वाधिक 51,660 इसमें मत भी मिले थे। तो गोपालगंज बिहार में जब पिछली बार 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें गोपालगंज बिहार से कितना नोटों की सर्वाधिक संख्या 51,660 मत इसमें मिले थे। सूरत से बात करें तो सूरत से भाजपा उम्मीदवार हैं मुकेश दलाल, ये है जो निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध चुनाव जीते थे, यानी कोई भी इसके अपोजिशन में जो पार्टी खड़ी थी वो है जिसके उम्मीदवार बैठ गए थे। नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले ऐसे दूसरे व्यक्ति बन चुके हैं। कौन प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी है और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, देख सकते हैं। और जैसे आपको पता है कि प्रधानमंत्री पहली बार कौन बनते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद 1964 तक है जो लगातार प्रधानमंत्री बने रहते हैं। और ऐसा ही अभी 2014 से लेकर 2025 तक यह जो क्या तो 2026 तक करंटली अभी क्या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। तो
तो इस तरह से हमने एक छोटे से वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया कि किस तरह से 18वीं लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ, 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। इसके पहले भी हमने बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में बात किया था, उसको भी जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसका क्या रिजल्ट रहा और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जैसा आपका प्यार मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।